मित्रों, ये जो तम्बाकू खैनी बनाने वाले होते हैं, आप जानते हैं दीवार से कुरेद-कुरेद के चूना निकालते हैं। ये यूपीएससी कोचिंग के अंदर ये प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले और करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों का भी यही नशा रहता है। जबरदस्ती का कुरेद-कुरेद के कुछ ना कुछ टॉपिक निकालते रहते हैं। देखिए, इकोनॉमी सब्जेक्ट है बराबर, लेकिन उसका सिलेबस मतलब कुछ तो डिफाइन होना चाहिए। कुछ भी हवा में से गिरे तो क्या वो अपने लिए काम का हो जाता है? तो ये इकोनॉमी सिलेबस फॉर यूपीएससी उसका क्या दायरा होना चाहिए? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी और ऐसी टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पुराने पेपर्स टॉपिक वाइज और उसके हिसाब से कुछ और एडवांस बुक्स में से एडवांस कंसेप्ट पढ़ने पड़े, इतना अपना सिलेबस का दायरा रखना चाहिए। लेकिन ये जो प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले हैं, इस दायरे के बाहर से भी कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अब 2 कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने पुराने टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू देखे नहीं इसलिए वो कुछ भी पूछते हैं, या फिर कि वो आपको डरा के अपना कोर्स या मॉक टेस्ट या कुछ बेचना चाहते हैं। अब जैसे एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, उसमें मैं जाऊँ और वो तो पूरी डायरेक्टरी उसने सारे इकोनॉमिक टर्म्स की दी है, तो मैं सी टर्म के अंदर अब जितने देखे तो मैं सबका कुछ ना कुछ रैंडम आपको बनाता रहूँ, पूछता रहूँ, तो इसका तो कोई अंत है नहीं भाई। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। तो थप्पड़ से मुझे डर नहीं लगता टीचर के रूप में, लेकिन ये फालतू के प्राइवेट मॉक टेस्ट वालों से लगता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अतरंगी पूछते हैं और फिर जो वैम्पायर बाबू सोने होते हैं वो मेरा खून चूसने आ जाते हैं कि तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा है। अरे भाई, जो यूपीएससी के प्रोफेसर्स हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे तो खुद के दिमाग से करेंगे या ये फालतू प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले क्या पूछ रहे हैं उसको देख के करेंगे? तो जीवन में खुद भी सुकून से रहिए, टीचर को भी सुकून से रहने दीजिए। अब ये जो प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले हैं, आजकल इनको एक नया फितूर चढ़ा है, एंड दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो पूछने का बुखार है। देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब सी फॉर कैपिटल, तो उसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो एक काम की चीज़ है, क्योंकि बार-बार इकोनॉमिक सर्वे में उसकी बात हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल आते हो, पुराने वर्षों में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछे हैं। लेकिन ये कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो उतना मुझे इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग दिखता नहीं। अब हो सकता है वो पूछ भी ले, लेकिन ऐसा तो पूरी सी वर्ड की पूरी डिक्शनरी करेंगे हम लोग, तो कब बन पाएगा? खैर, अभी मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठा तो मुझे पेज व्यू चाहिए, आपको दिल की तसल्ली चाहिए। तो सी वर्ड से कुछ 3 कंसेप्ट देख लेते हैं, कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, फिर एक है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और पुराने वर्षों में यूपीएससी ने क्या पूछा, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो से। मान लीजिए मैं एक कोचिंग क्लास शुरू करूँ, उसके लिए क्या चाहिए? फर्नीचर, पीसी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, ऑफिस वगैरह। तो ये सब हुई मेरी संपत्ति यानी एसेट, और इनको खरीदने के लिए मुझे चाहिए पूंजी यानी कैपिटल, पैसा चाहिए। तो मान लो ये सब एसेट्स 30 लाख की हो और ये कोचिंग के अंदर टोटल सेल हो जाए 2 करोड़ की। तो इन दोनों का आप रेशियो निकालो, क्या जवाब आएगा? 0.15। तो इस 0.15 का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ₹1 की सेल लानी है या ₹1 कमाना है, तो उसके वास्ते 15 पैसे की ये जो भी संपत्ति, पूंजी, कैपिटल लगानी होगी। तो दैट इज़ 0.15। अब यहाँ समझो ये आंकड़ा जितना छोटा है वो बेहतर है। तो मान लीजिए कोचिंग क्लास का नंबर आ जाए 0.15 और सामने कोल इंडिया जो कोयला खोद के बेचता है, उसका नंबर आ जाए 2.5। तो जितना छोटा है वो अच्छी बात है, बड़ा नंबर है मतलब वो खराब बात है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कोल इंडिया को ₹2.5 खर्च करेगा तब जाके ₹1 का कोयला वो बेच पा रहा है। हालाँकि यहाँ पर कोचिंग क्लास को कोल इंडिया से कंपेयर करना ठीक बात नहीं होगी, बिकॉज़ वी आर कंपेयरिंग एपल्स विथ ऑरेंजेस। क्योंकि समझो कोचिंग क्लास सर्विस सेक्टर है, कोल इंडिया माइनिंग सेक्टर है। माइनिंग सेक्टर में हमेशा उसकी इतनी बड़ी बुलडोज़र, क्रेन, मशीनरी चाहिए होगी, तो स्वाभाविक है उसका कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो कमाता भी तो करोड़ों-अरबों रुपए में होगा। तो बेहतर ये होगा कि हम किसी एक ही सेक्टर या एक ही फील्ड की कंपनियों को कंपेयर करें, तब कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो विल मेक सेंस। कि जैसे स्विगी, ज़ोमैटो दोनों फूड डिलीवरी का काम करती हैं। अब इसमें स्विगी का 0.9 आ रहा है और ज़ोमैटो का 2 आ रहा है। इसका मतलब ज़ोमैटो थोड़ा खराब धंधा चल रहा है, क्योंकि उसको ₹1 कमाने के लिए ₹2 की पूँजी या कैपिटल लगानी पड़ती है। अब अगर हम इन दोनों के शेयर प्राइस कंपेयर करें, तो पता चले ज़ोमैटो का कुछ 0.07% बढ़ा और स्विगी -3% लॉस में जा रहा है। जबकि अभी तो हमने क्या सीखा कि भई ये नंबर छोटा है तो अच्छी बात है, तो स्विगी शुड परफॉर्म बेटर इन द शेयर मार्केट, राइट? लेकिन असल में समझिए इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स होते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टर कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो हमने देखा कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो, हालाँकि मुझे वो परीक्षा में इतना काम का नहीं लगता। दूसरा वाला कांसेप्ट ज़्यादा काम का लगता है, दैट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो। खैर, अब दूसरा मुद्दा आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक पानी की मिनरल वाटर बॉटल प्लांट से ये समझते हैं। मान लीजिए ये बॉटलिंग प्लांट लगाने का खर्चा है $3 लाख, और ये मशीनरी चलती रहे और जब तक ये एकदम खराब नहीं हो जाए तब तक ये मान लो 2 लाख बॉटल्स का उत्पादन कर दे। तो कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइड बाय टोटल आउटपुट आप करो तो जवाब क्या आएगा? $1.5। ये नंबर हमें क्या बोलता है कि ये एक बोतल
बनाने के वास्ते आपको $1.5 की पूंजी या कैपिटल लगेगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट आउटपुट इज $1.5। अब मान लीजिए अमेरिका के अंदर ऐसी जोरदार मशीनरी हो कि एक ही साथ इतनी सारी बॉटल्स प्रोड्यूस करती हो और उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो है $1.5। उसके मुकाबले भारत के अंदर जो मशीनरी हो, मान लो वो सिंगल लाइन प्रोडक्शन उसका चलता हो, तो हो सकता है $3 लाख की मशीनरी लेके आओ, लेकिन 1 लाख बॉटल से उसका प्रोडक्शन हो पाए। तो यहाँ भारत की मशीन का आप आउटपुट निकालो तो निकलेगा $3। तो अब आप समझो कि यहाँ पर भी लोअर नंबर इज बेटर, कि अमेरिका में $1.5 के मदद से आप एक बोतल बना सकते हो, जबकि भारत के अंदर $3 लगाओ तब एक बोतल बनती है। इसका कारण ये होगा कि भारत के अंदर जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसी मशीनरी प्रोडक्शन में, वो उतना नहीं हो रहा होगा। इसलिए आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके लिए जितना कैपिटल चाहिए वो बढ़ गया है। जबकि अमेरिका में आप कम पूंजी में भी ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस कारण से आप पाएंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी में भले लोग कम बचत करते हो, ज़्यादा शॉपिंग करते हो, लेकिन फिर भी जितना भी पैसा बचत होके समझो बैंक में गया, शेयर मार्केट में गया और वहाँ से जाके कंपनियों को इन्वेस्टमेंट में मिला, उसमें से वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाते हैं। मित्रों, टॉपिक के हिसाब से ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो मैं इसे कहाँ पर क्लासीफाई करूंगा? इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ 6 पिलर्स में, तो उसमें जो चौथा पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फिर उनका एग्रीगेट करो, पूरा प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो चौथे पिलर में ये मैं क्लासीफाई करता हूँ। और अपनी इकोनॉमी की किताब जो अमेज़न पर अब लिस्ट हो चुकी है, उसमें आप उसका चैप्टर 48 उसके पेज 760 पे ये कैपिटल आउटपुट रेशियो वगैरह मिल जाएगा, और वो भी कलर ग्राफिक्स के साथ। अब कुछ पुराने एमसीक्यू देख लेते हैं और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है देख लेते हैं। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में एक प्रश्न पूछा गया, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें। तो मित्रों, अभी तो समझा हमने कि लोअर नंबर इज बेटर, हायर होगा तो खराब बात है। तो इस कारण से जो डी ऑप्शन बोल रहा है वो सही है, कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा तो भले आपकी इकोनॉमी में आप बहुत पैसा बचत भी कर लो, तो भी वो पैसा इन्वेस्टमेंट में कंपनियों में जाए, फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। सो द आंसर विल बी डी। खैर, ऐसे और भी पीवाईक्यू ट्राई करने हैं टॉपिक वाइज, हिंदी और इंग्लिश में फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब एक और ऐसा कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी ICOR। वो ऐसा कहता है कि ये जितनी बोतल बनानी थी उसमें एक और अतिरिक्त बोतल बनाने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी चाहिए। माने ये 2 लाख बॉटल बन गई, अब 2 लाख एकवी बोतल बनाने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR। यानी हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट, दैट इज ICOR। हालांकि मुझे ये अपनी ये यूपीएससी एग्जाम में इतना काम का नहीं लगता, क्योंकि बुक्स में, इकोनॉमिक सर्वे में इसकी इतनी गहराई से बार बार चर्चा होती नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले दीवार कुरेज कुरेज के निकालते रहते टॉपिक्स, मैंने आपको बताया। बाकी मित्रों, इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट्स के लिए मेरी हर साल सीरीज चलती है। पिछले साल विन 24 था, अभी विन 25 चल रहा है। इसमें भी 5 फ्री लेक्चर हो चुके हैं। छठा फ्री लेक्चर मंगलवार 1 अप्रैल रात 9 बजे होगा, जिसमें बजट, टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और ये भले फ्री सीरीज है, लेकिन एकदम पेड कोर्स जितनी सिंसेरिटी से मैं इसे कवर करता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग होता है, उसमें हाई क्वालिटी पावर पॉइंट्स होते हैं, अलग से रिवीजन के लिए आपको फ्री में हैंडआउट भी मिलते हैं, तो इसका आप जरूर लाभ उठाएं। बाकी पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा mrunal.org/win25 में। An Academy. Let's crack it.